नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने एक बेहतरीन पॉलिटी का एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे डेली की तरह से। आज का अपने पहले क्वेश्चन पे, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से कहाँ पे मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है, भाग 1 में मिलता है, अनुच्छेद 1 में मिलता है, या फिर 7वीं अनुसूची में मिलता है? देखिए, संघीय व्यवस्था की बात कर रहा है यहाँ पे। फेडरल सिस्टम डायरेक्टली मेंशन कहाँ पे किया गया है? ये आपके किया गया है आर्टिकल संख्या 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। तो इससे जाहिर सी बात स्पष्ट है कि सीधा जो वर्णन आपको मिलता है वो यहीं पे मिलता है। क्लियर? और भारत को क्या है, भारत को अर्ध संघीय व्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्यों को भी सम्मिलित किया गया है। आपको याद रखना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में विषय शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पे समवर्ती सूची के बारे में बात कर रहा है। अगर 1935 के अधिनियम की बात करते हैं तो उसमें भी विषयों का वर्णन किया गया था, विषयों को बांटा गया था। लेकिन जो यहाँ पे वर्तमान समय में आपका चलता है, ये आयरलैंड से लिया गया समवर्ती सूची के विषय को बनाने के लिए। इसमें क्या है, ये ऐसे विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों साथ साथ जो है कानून बना सकता है, केंद्र प्लस राज्य। अब राज्य की अगर इच्छा है, राज्य को जरूरत है तो राज्य बना ले, केंद्र का अगर जरूरत है तो केंद्र बना ले। लेकिन अगर टकराव होगा तो वरीयता किसको दिया जाएगा? वरीयता आपका केंद्र को ही दी जाएगी। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, इसके अलावा निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद आपका 21। तो ऐसा कौन सा कानून है जिसे जो है निलंबित कब किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपके आपातकाल के दौरान। ठीक। अब जैसे कि बात करते हैं, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, कौन से आप कर दीजिएगा कि कौन से अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगर आपका जो है आपातकाल लगा हुआ है 352, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर किसी को भी, मतलब इन्हीं को दो को नहीं निलंबित किया जा सकता है, बाकी आपको निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पे आर्टिकल 19 को क्या है, आर्टिकल 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। बाकी अन्य जो अधिकार होते हैं उनको निलंबित करने के लिए क्या है, राष्ट्रपति को एक जो है आदेश जारी करना पड़ता है, आर्टिकल संख्या 359 के तहत या 300 आपका 58 के तहत। जब दोनों को प्रभावी करना होता है तब वहां पे एक आदेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी अगर देखें तो स्वतः रूप में आर्टिकल 19 को निलंबन हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पे याद रखना है कि किसको किसको, यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा करेक्शन आप करिएगा। इसमें ये पूछ सकता है कि किसको निलंबित किया जा सकता है, तो 14 और 19 दोनों को निलंबित, ए और बी दोनों को निलंबन किया जा सकता है। पी मतलब सी और डी 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता। क्लियर? यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे होगा, जैसे कि यहाँ पे 20 को दिया गया है, यहाँ पे इसके साथ में प्लस 14 को भी शामिल कर लीजिएगा। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव से, साधारण बहुमत से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत से, मनोनयन के द्वारा? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये संसद के दोनों सदन, कहाँ पे, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं। ठीक। अब इसमें कौन कौन सा, इसमें आपका लोकसभा भी शामिल होगा और आपका राज्यसभा भी शामिल होगा। इनके सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो जो है मनोनीत हो, दोनों जो है इसमें होते हैं। और ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसद को नियंत्रित करना, कार्यपालिका को कमजोर करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान का संशोधन। कभी कभी क्या होता है, न्यायिक सक्रियता को कहीं ना कहीं एक पे उस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन ये होता क्यों है? अगर उस पे बात करते हैं तो बेटा, न्यायिक सक्रियता जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए होता है। जब भी जो है न्याय जो है लोगों के पक्ष में ज्यादा होने लगता है तो उसे ही न्यायिक सक्रियता बोला जाता है। तो उसे आपको और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही करते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें आपने पीआईएल का नाम सुना होगा, जिसे जो है पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन या जनहित याचिका कहते हैं। ठीक। पीएन भागवती का नाम याद रखिएगा, वो इसके जन्मदाता है। वो भी न्यायिक सक्रियता का ही एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसमें भी आगे बढ़कर न्याय को दिया गया है लोगों को, तभी तो पीआईएल का जन्म होता है।
तो इसे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किस अवधि के लिए होती है? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या राष्ट्रपति की इच्छा तक के लिए? तो यहाँ पे क्या है, देखिए सामान्य अवधि की अगर बात करते हैं तो सामान्य अवधि में तो आपका ये 5 वर्ष रहता है, परंतु ठीक यहाँ पे क्या लगा है, परंतु लगा है। परंतु यहाँ पे क्या है, जो इसकी कैटेगरी है उसमें ये कहा गया है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक का वो औपचारिक रूप से अपने पद धारण करता है। ठीक, तो इसमें प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है, ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, लेकिन सामान्य अवधि अगर तो उसमें 5 वर्ष ही रखा जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 360। सिंपल क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया तो ये 280 के अंतर्गत इसमें वर्णन किया गया है। इसका राष्ट्रपति जो है गठन करता है वित्त आयोग की, और इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधन जो है उनके वितरण की सिफारिश करना मुख्य कार्य होता है। क्लियर, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? केवल शिक्षित मतदाता, केवल करदाता, 18 वर्ष से सभी नागरिक, केवल पुरुष मतदाता? तो इसमें याद क्या रखना है बेटा, वयस्क और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है तो 18 वर्ष से जितने भी ऊपर व्यक्ति हैं, आर्टिकल संख्या 326 में इसका बताया गया इसके बारे में कि 18 वर्ष से जितने भी ऊपर नागरिक हैं उन लोगों को क्या है, मत देने का पूरा अधिकार रहता है। क्लियर, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है या फिर कैबिनेट सचिव होता है? तो यहाँ पे लोकसभा सचिवालय की अगर बात करेंगे तो उसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? उसका अध्यक्ष बेटा लोकसभा अध्यक्ष ही हो जाएगा। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है, अब सचिवालय की बात करते हैं, ये करता क्या है, तो ये करता है सभी कार्रवाइयों का, जो संसद की कार्रवाइयां हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता करता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 32 में? सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अल्पसंख्यक के अधिकार हैं 29 और 30 में दिए गए हैं। क्लियर, यहाँ पे क्या है, ये अल्पसंख्यक अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति है, इनकी रक्षा के लिए क्या है, शैक्षिक संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस परंपरा से होती है? वरिष्ठता के आधार पर, चुनाव के द्वारा या फिर राष्ट्रपति की सिफारिश पे, संसद की सिफारिश पे, राष्ट्रपति के विवेक पर? तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, अगर संविधान की बात करते हैं, संविधान में जो वर्णित स्वरूप है ये कैसा है, तो ये वरिष्ठता के आधार पे, जो सीनियर जज होगा उसके आधार पे। लेकिन क्या है, इसमें कोलेजियम प्रणाली को भी अपनाया गया है, जिसमें कोलेजियम प्रणाली में क्या होता है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट आप होता है, सुप्रीम कोर्ट का आपका जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ में जो आपका 4 जजेज होते हैं, 4 जज ये मतलब वरिष्ठतम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसका रिकमेंडेशन देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देने के बाद में उनके द्वारा इसकी जज की नियुक्ति की जाती है। ठीक, इसे क्या है, इसे 3 जजेस की प्रक्रिया भी कहा जाता है, तो उसे भी आपको याद रखना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है या फिर 8वीं है? तो भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची हो गई, तो ये 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, जब संविधान प्रारंभ होता है तो इसमें 14 ही भाषाएं रहती हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय में आपसे पूछ ले तो इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ भाषाओं को बाद में सम्मिलित कर लिया गया है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है या फिर आजीवन होता है? यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं तो सदस्यों का कार्यकाल मात्र कितना, 6 वर्ष ही होता है। ठीक, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर सदन की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं तो ये आजीवन है, मतलब इसका कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। ठीक, ये क्या है, ये आपका राज्यसभा का कार्यकाल है, और अविघटित होने वाली संस्था में तो वो विघटित होगी ही नहीं, लेकिन जिनके सदस्य हैं, इनके सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष बाद क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं। क्लियर,
तब क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और यही प्रक्रिया कंटिन्यूअस रूप में चलती रहती है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? संसद का होता है, सर्वोच्च न्यायालय का होता है, राष्ट्रपति का होता है या फिर केंद्र सरकार का होता है? तो बेटा देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है, ये किसका सब विधिक सलाहकार होता है? तो ये केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये आपको याद रखना, नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला और ये आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, राजनीति निर्देशक तत्व को या फिर मौलिक कर्तव्य को? तो संविधान की आत्मा बेटा किसे कहा जाएगा? तो ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी अगर जाएंगे तो उन्होंने किसको, उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा हुआ है। ठीक, ये भी याद रखना है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है बी आर अम्बेडकर जी ने। लेकिन संविधान की आत्मा माना किसे जाता है? ये प्रस्तावना को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें संविधान के सभी उद्देश्य, सभी आदर्श, सभी मूल्य एवं दर्शन निहित है। ठीक, इसीलिए और जब भी संविधान की व्याख्या की जरूरत पड़ती है तो उसमें हमें प्रस्तावना की ही जरूरत पड़ती है। क्लियर? ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। अब देख ले रहे हैं आज का वो प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ? ठीक, अब किस वर्ष दिया गया है उस वर्ष को यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना, 2005 में, 2010 में, 2015 में या फिर 1978 में। तो कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। हम देख ले रहे हैं जो कल का हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? ठीक है, हमारा प्रश्न था, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर पश्चिम बंगाल में? इस पे क्या है, इस पे जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके झारखंड का जो एरिया होता है वहीं पे सर्वाधिक कोयला के भंडार पाए जाते हैं। तो ये आज का हमारा एक बेहतरीन सेशन रहा। अगर इसी तरह का सेशन आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को पहली चीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो अब तक आप कर चुके होंगे। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इसके साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्त लाइक कीजिए वीडियो को। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।